संजय एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर थे। उनका खौफ स्कूल के अंदर कुछ इस कदर का था कि लोग कहते थे कि भाई किसी के भी पीरियड में बदमाशी कर लो, लेकिन अगर संजय सर के पीरियड के अंदर बदमाशी करी तो फिर उस इंसान की जो हालत होगी उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। उनका खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग उनको हिटलर टीचर के नाम से भी बुलाया करते थे और ये कहते थे कि इनकी पनिशमेंट इतनी सीवियर होती है कि कोई भी उसे हज़म कर नहीं पाता। लेकिन फिर भी बच्चे बदमाशी करने से बाज नहीं आते थे। कहा जाता था कि जो भी संजय सर के पीरियड के अंदर बदमाशी करता है उसको पूरे के पूरे 3 से 4 घंटे के लिए कड़ी धूप में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता है या फिर उसे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता है। संजय सर की क्लास के अंदर कुल मिलाकर के 41 या 40 स्टूडेंट थे, लेकिन कोई भी वहाँ पे बदमाशी करता नहीं था सिवाय एक स्टूडेंट विपिन को छोड़ करके। विपिन बहुत बदमाशी करता था और संजय सर जो थे उन्होंने उसका कभी चेहरा वगैरह नहीं देखा था। बस क्लास के मॉनिटर ने एक बात बताई थी कि सर ये आपकी पीठ पीछे मजाक बनाता है और ये आपका होमवर्क कंप्लीट करके लाता नहीं है। इतनी सी बात के ऊपर विपिन को भी लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया गया। अभी तक सब कुछ ठीक था, ना तो कोई स्कूल हॉन्टेड था, ना बाथरूम हॉन्टेड था, ना लाइब्रेरी हॉन्टेड थी, कुछ नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों के एक हफ्ते के बाद में सिचुएशन पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। संजय सर जो थे वो अपनी वाइफ के साथ में खुशहाली भरी ज़िंदगी बिता रहे थे। जो स्कूल था वो बोर्डिंग स्कूल था और पास ही में हॉस्टल वगैरह भी था, तो वहाँ पर अगर पनिशमेंट वगैरह दी भी जाती थी तो ज़्यादा लोगों को पता चलता भी नहीं था। 18 मार्च 2007 की बात है। एक दिन एक 15 साल का लड़का इधर संजय सर के घर पे काम करने के लिए आता है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या मजबूरी है तो वो कहता है कि घर के हालात ठीक नहीं है, इसी के चलते मुझे काम करना पड़ रहा है। उसको घर का पूरा काम बता दिया गया था, लेकिन एक बात उस लड़के के बारे में बहुत अजीब थी। वो लड़का शाम होते के साथ में ही घर से बाहर भागने की बात करता था और ये कहता था कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मुझे किसी से बात करनी है। जब उससे पूछा जाता कि किससे बात करनी है तो इसके ऊपर वो चुप्पी साध लेता, वो कुछ बताता नहीं था। संजय सर को लगता था कि शायद कोई ना कोई दिक्कत होगी, ये लड़का ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होगा या फिर कुछ गलत काम कर रहा होगा, क्योंकि इस उम्र में लड़के इस तरीके के काम करना अक्सर शुरू कर देते हैं। वो उसका पीछा करते, लेकिन कभी भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। शाम के 6 बजते के साथ में ही वो ये कहता कि मुझे छत पर थोड़ी देर के लिए जाना है और फिर मैं वापस आऊँगा। जब भी वो छत पर जाते तो वहाँ पर संजय सर को कुछ ना कुछ अजीबोगरीब महसूस होता। जो था वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ये बात उन्होंने अपनी वाइफ से भी शेयर करी कि न जाने जब से हमने इस लड़के को काम पे रखा है, इस लड़के के तेवर ठीक नहीं है। उनकी वाइफ को भी ये चीज़ लगती थी। एक दिन संजय सर ने अपनी वाइफ को कहा कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगा कि आखिर इस लड़के का चक्कर क्या है, माजरा क्या है, क्या हो जाता है इस लड़के को 6 बजे के आसपास, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो अपनी छत पर जाते हैं और छत पर जा कर के वो उस लड़के की हरकतों को नोटिस करते हैं। इस बार जो वो नोटिस करते हैं वो चीज़ इतनी भयानक होती है कि उस पर विश्वास करने को उनका दिल नहीं करता, लेकिन आंखों देखी को वो छुटला भी नहीं सकते थे। वो देखते हैं कि वो लड़का किसी से बात कर रहा है और वो जब बात कर रहा है वो डुअल वॉइस में बात कर रहा है, एक लड़की की आवाज़ और एक लड़के की आवाज़। कभी तो वो लड़के की आवाज़ में जैसे नॉर्मली लड़के बोलते ही हैं उस आवाज़ में कुछ बोलता, और कभी बिल्कुल पतली आवाज़ करके लड़की की आवाज़ में बोलते हुए हंसता। संजय सर को लगता था कि इसको शायद मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं किससे बात कर रहे हो तुम हवा में, और ये क्या हरकत लगा रखी है। वो बिल्कुल चुपचाप अपनी गर्दन झुका करके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता कि इतने में उनकी वाइफ उनको किचन से आवाज़ लगाती है और कहती है अरे आप इधर आइए ना, आप छत पे क्यों चले गए, उधर क्या है। वो जब नीचे जाते हैं वो अपनी वाइफ को पूरी की पूरी बात बताते हैं कि आज तो इस लड़के ने कमाल ही कर दिया, मुझे लगता है कि इसके साथ में कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है जिसके चलते ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो कहती हैं तुम पागल हो गए हो क्या मतलब क्या 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 बकवास की बात कर रहे हो, आज तो वो लड़का काम पे आया ही नहीं, तो तुम छत पर किससे बात कर रहे थे, तुम उसे पागल कह रहे हो, कहीं तुम खुद तो पागल नहीं हो गए। संजय सर को लगने लगा कि उनकी वाइफ मजाक कर रही है, क्योंकि वो मजाकिया थी भी। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको छत पे लेकर जाते हैं, तो छत पे उस लड़के का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने हस्बैंड को बस यही बात बोली कि देखो तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस बरतते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और इतनी चीज़ें सही नहीं है, इसका जो है ना मानसिक तौर पे बुरा असर होता है, तुम जाओ और चुपचाप सो जाओ। वो चुपचाप अपने घर पे आए, खाना वाना खाया और सो गए।
रात में जब वो सो रहे थे, अचानक से उनके मोबाइल की बेल बजती है और जो उनका एक चमचा था स्कूल में वो कहता है, सर, एक लड़का लाइब्रेरी में आपकी मिमिक्री कर रहा है। उसने आपका होमवर्क नहीं किया और उसका रोल नंबर है 41। ये बात जैसे ही उनको सुनाई देती है वो एकदम से कहते हैं, 41? लेकिन मेरी क्लास में तो सिर्फ 40 बच्चे पढ़ते हैं, 41वां बच्चा कहाँ से आया? उनको इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब उस चमचे के पास में जाते हैं उस हॉस्टल में, उस रूम के अंदर, तो वो लड़का तो ये कह रहा था, सर मुझे सोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, मैंने तो कोई कॉल आपको करी ही नहीं। जब वो अपने मोबाइल को दोबारा देखते हैं तो सचमुच कोई कॉल उनके पास में आई ही नहीं थी। संजय सर अपने बाल पकड़ के खींचने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी दुनिया उनकी पलट कैसे गई। किसी और को कुछ भी अजीबोगरीब नहीं लग रहा था सिवाय कुछ बच्चों के, जो ये कहते थे कि लाइब्रेरी के अंदर हमें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब से एक बच्चे की यहाँ पे मौत हुई है ना, तब से ये लाइब्रेरी हॉन्टेड है। ये किस वजह से हॉन्टेड है क्या नहीं, नहीं पता। क्योंकि जब उस बच्चे की मौत हुई थी उसके बाद में पूजा पाठ भी कराई गई थी, लेकिन हर दिन ऐसा देखा जा सकता था कि कुछ किताबें अपनी जगहों से इधर उधर हो जाया करती थी और कभी कभार तो जो बेंचेस तक भी होते थे वो भी इधर उधर खिसके हुए मिलते थे या फिर टेबल भी गिरी हुई मिलती थी। अब ये सब कुछ कर कौन रहा था? इन सब सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। अगले दिन वो लड़का वापस काम पे आता है और आज संजय सर उस पर बिना बात के ही भड़क रहे थे। वो उससे कह रहे थे, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम शाम होते ही किससे बात करने के लिए चाहते हो? वो बस ये कहता, सर मेरे को थोड़ी सी बस ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं आपकी छत पर इधर घूमने आ जाता हूँ। आप कहेंगे तो नहीं जाऊँगा। वो कहते हैं, हाँ तुम अब छत पर नहीं घूम। वो कहता है, ठीक है सर, मैं वहाँ पर नहीं घूमूंगा। आज शाम को भी संजय सर इसी फिराक में थे कि आज कोई ना कोई हरकत होगी तो वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। उनके पास में कैमरा था। 2007 में टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी खास थी नहीं कि मोबाइलों के अंदर कैमरे वगैरह आए, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल कैमरा इधर ले लिया था कि इससे मैं रिकॉर्ड करके अपनी वाइफ को दिखाऊंगा कि इस लड़के के साथ क्या दिक्कत है। आज भी शाम 6 बजते के साथ में ही वो लड़का छत पे चुपचाप गया और किसी से बात करने लगा। संजय सर के हाथ में कैमरा था। उन्होंने पूरी कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लिया और कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करने के बाद में वो उस लड़के के पास में गया और उससे कहा, अब मुझे सच सच बता कि तू ये दोहरी आवाज़ में बात क्यों करता है? कौन है वो लड़की और कौन है तू जो इस तरीके से मेरे घर का तुम लोगों ने सुख चैन छीन रखा है? वो लड़का बस एक बात बोलता है, सारे सवालों के जवाब तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगे, तू परेशान मत हो, ऐसे मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इतना वो लड़का बोलता है और इसी के साथ में संजय सर को फील होता है कि वो लड़का जो अब तक उनके सामने खड़े होकर उनसे बात कर रहा था, उसकी आवाज़ अब उनके पीछे से आ रही थी। जैसे वो पीछे घूमते हैं तो पीछे वो लड़का मौजूद था और हाँ, अब वो पीछे उनको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। संजय सर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और जो कैमरा था वो डेफिनेटली एकदम से चेहरे पर तो जाएगा नहीं, जब इंसान पीछे पलटेगा तो कैमरे का फोकस जो था वो कदमों की तरफ पर ही था। संजय सर बहुत तेज डरे और भागते हुए वापस नीचे गए और अपनी वाइफ को उन्होंने पूरी बात बताई और ये कहा कि आज मेरे पास प्रूफ है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लाइब्रेरी और इस लड़के का चक्कर क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ आज मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। जब वो कैमरे की क्लिप दिखाते हैं तो उस क्लिप के अंदर कोई नहीं था और उनकी वाइफ एक बात बोलती है, तुम सचमुच पागल हो चुके हो पूरी तरीके से। तुम्हें अच्छे खासे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है या फिर तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो लड़का तो आज सुबह काम पे आया ही नहीं। तो तुमने शाम के 6 बजे किसको घूमते हुए देख लिया, मुझे ये तो बताओ। संजय सर ने आज सोच लिया था कि आज वो यहाँ पर अपने ही उस चमचे की लाइब्रेरी के बाहर ड्यूटी लगवा देंगे और इस चीज़ का तो पता करके रहेंगे कि आखिर लाइब्रेरी का चक्कर क्या है और इस लड़के का क्या चक्कर है, वो तो अपने आप को जान ही लेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में जो चीज़ें उथल पुथल होती हैं और जो बच्चे ये बात बोलते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, इसका तो वो पता लगा करके रहेंगे। उन्होंने अपने एक लड़के की ड्यूटी लगा दी यहाँ पे कि रात के 12:30 बजे के आसपास तू लाइब्रेरी के बाहर चला जाइए, क्योंकि रात के 12:30 से लेकर के रात के 3:30 बजे तक चीज़ें उथल पुथल होती थी। तो इन 3 घंटों के अंदर तू पता लगाइयो कि आखिर ये चक्कर है क्या। उस लड़के ने कहा ठीक है। रात के 11 बजे संजय सर अपने घर पे सो गए। ध्यान से सुनिएगा, रात के 11 बजे वो घर पे सो गए और कुछ 1.5 घंटे के बाद में जब उनकी आँख खुली तो फांसी का एक फंदा
उनके गले के अंदर था। और जब वो नीचे देखते हैं तो वो स्टूल के ऊपर खड़े हुए थे। और कमाल की बात यह है कि ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर हो रही थी। जैसे ही वो अपने होश में आए, इतने में उनके चमचे ने इधर लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और उनको किसी तरीके से बचाया। वो बस लटकने ही वाले थे और चमचे ने ये बात बोली कि हाँ सर, मुझे भी चीज़ें उथल पुथल होने की आवाज़ आई, लेकिन आपके सिवा इस कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि आपके साथ में चक्कर क्या है। संजय सर को कुछ समझ ना आए कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि उनकी कोई गलती उनके हिसाब से थी नहीं। वो अभी इसी ट्रॉमा से किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में उनकी वाइफ का कॉल उनके पास में आता और वो ये कहती हैं कि वो लड़का जो हमने काम पे रखा था वो जिंदा नहीं है। मैंने उस लड़के को अपने हाथों से अपनी गर्दन काटते हुए देखा है अपने ही घर में, लेकिन जब मैं उसके पास में गई तो ना तो वो लड़का मौजूद था, ना खून की बूंदें और ना वो चाकू जिससे वो अपनी गर्दन काट रहा था। मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। संजय सर ने अपनी वाइफ को उसी वक्त उसी लाइब्रेरी में बुलाया और ये कहा कि घर में रहना ठीक नहीं, वो लड़का न जाने कौन है, क्या करता है वो मुझे नहीं पता, तुम फटाफट यहाँ पे आ जाओ। वो वहाँ पर आ गई और वहाँ पर आकर के संजय सर ने अपनी पूरी बात बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अपनी बात बस कंप्लीट ही करी होगी उन्होंने, इससे ज़्यादा आगे बात पड़ी नहीं थी कि उनकी वाइफ के साथ में एक लड़का खड़ा था जिसको देखते के साथ में ही उनके पास में जो किताब पड़ी थी उसको उठा के उन्होंने उसकी तरफ फेंक के मारा और ये कहा यही यही वो लड़का, देखो अभी भी हमारा पीछा करते हुए आ गया और ये हमें मारना चाहता है। जब उनकी वाइफ साइड में देखती है तो कहती है ये तो तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट है, ये कि तुम्हें मारना चाहेगा। नहीं नहीं नहीं, यही वो लड़का है। मुझे याद है जब मैंने इसको पनिशमेंट दी थी तो उसके एक दिन के बाद इसकी मौत हो गई थी और तब से कुछ ना कुछ हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये वही लड़का है जिसको मैंने उस रात लाइब्रेरी में बंद कर दिया था और अगले दिन इसकी मौत हो गई थी। संजय सर पूरी बात बताते हैं कि दरअसल जब उस लड़के को यहाँ पे बंद किया गया था तो अगले दिन उसकी मौत हो गई थी और किसी को ये नहीं पता था कि ये काम जो है संजय सर ने खुद किया था। डिहाइड्रेशन के चलते वो लड़का मर गया था और किसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके पेरेंट्स को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये लड़का जो था बिगड़ा हुआ था और ये ड्रग्स वगैरह भी करता था, जो कि वो करता भी था। और उसी के बाद से ही ये सारी चीज़ें उनके घर में होनी शुरू हो गई। वो जो उनका फेवरेट स्टूडेंट था या जो उनका चमचा था वो बताता है कि हाँ सर, उस लड़के का नाम विपिन था और ये उसकी तस्वीर है। जब उसकी वाइफ, संजय सर की वाइफ और संजय सर उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जो उनके यहाँ पे हाउस हेल्प के तौर पे काम करने के लिए आया था। ये सारी चीज़ें होने के साथ में ही संजय सर पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। उन्हें न जाने कौन सा दौरा पड़ता है। हंसते हंसते वो एकदम से उस लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा होता है उस पे अपना सर दे के मारते हैं, जिसके चलते वो दरवाजे पे जो शीशा होता है वो टूट जाता है। उस कांच से वो अपनी गर्दन को काटने ही वाले थे कि इतने में 4-5 लोगों को वो लड़का बुलाता है और किसी तरीके से उनको बचाया जाता है। अगले दिन मालूम चलता है कि ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनकी वाइफ ये बात बोलती है कि ऐसा नहीं है और इनके ऊपर कोई ना कोई साया है और इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज संजय सर का पूरा चिट्ठा किट्टा यहाँ पे खुल चुका था। उन्होंने खुद ये बात कबूल करी थी कि उस लड़के को मारने में उन्हीं का हाथ था। उनका थोड़ा बहुत इलाज चलता है और कोर्ट उनको मेंटली अनस्टेबल घोषित कर देती है। वो पागल खाने चले जाते हैं। फिर 1.5 साल तक वहाँ पर वो सड़ते हैं और वो यही बात बोलते हैं कि वो लड़का मुझे धीरे धीरे करके मार देगा। मैंने बहुत गलत किया, जो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसको यहाँ पे पूरे एक दिन के लिए लाइब्रेरी में बंद कर दिया। होता ही है कि इंसान अक्सर चीज़ों को भूल जाता है। वो लड़का काफ़ी वीक था फिज़िकल तौर पे और डिहाइड्रेशन के चलते उस लड़के की मौत हो जाती है। 1.5 साल तक इस बात को लगातार बोलने के बाद में एक रात दिसंबर कुछ 2008 की बात थी, संजय सर की डेड बॉडी उन्हीं के कमरे के अंदर मिलती है। वो मर चुके थे और कमाल की बात यह है कि मरने से पहले उन्होंने अपने नखूनों से दीवार के ऊपर आई एम सॉरी लिखा था। वो मर चुके थे, किसने उन्हें मारा नहीं पता, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं थे, एक्सटर्नल चोट कुछ नहीं थी। बस ये मालूम चला था पोस्टमार्टम में कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन सच्चाई सिर्फ उनकी वाइफ और उनका चमचा ही जानता है कि यहाँ पे असली दिक्कत आखिर थी क्या। उस दिन के बाद से उस लाइब्रेरी में कभी भी कोई भी अजीबोगरीब चीज़ नहीं हुई। लेकिन आज भी वहाँ के पुराने स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं वो ये बात बोलते हैं कि जब तक संजय सर की मौत नहीं हुई थी
तब तक इस लाइब्रेरी के अंदर जो खौफ था वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। उस लड़के विपिन की जो मौत हुई थी उसके अंदर संजय सर का हाथ था डायरेक्टली, और संजय सर की मौत के बाद में यहाँ पर सब कुछ वैसे थम गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज इन बातों को बहुत वक्त बीत चुका है, वो स्कूल आज भी फंक्शनल है, लेकिन हाँ, ये वारदात जो है ये कभी भी पुरानी नहीं हुई। आज भी अगर किसी के साथ रैगिंग वगैरह करी जाती है तो उसको उसी लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि विपिन की आत्मा आकर तुझे परेशान करेगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि विपिन आज भी वहाँ पे मौजूद है, उसको मुक्ति नहीं मिली, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।